सोचिए, भारत की पहली महान शहरी सभ्यता सिंधु घाटी वो अचानक कहाँ चली गई? उसके बाद क्या हुआ? लगभग 250 सालों तक इतिहास में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है और फिर उसी जमीन पर एक बिल्कुल नई सभ्यता ने जन्म लिया। एक ऐसी सभ्यता जिसने आज के भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक नींव रखी। तो उस रहस्यमयी खालीपन का जवाब क्या है? जवाब है आर्यों का आगमन। आज से कोई 3500 साल पहले इन नए लोगों ने एक बिल्कुल अलग, एक ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत की। इसी को हम वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो चलिए इस युग की कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। ये दौर करीब 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला और इसी को हम कहते हैं वैदिक काल। अब इसे आसानी से समझने के लिए इसे 2 हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। पहला हिस्सा है ऋग्वैदिक काल। ये वो समय था जब सबसे पुराना वेद यानी ऋग्वेद लिखा गया। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जब समाज में बड़े बड़े बदलाव आए और बाकी के ग्रंथ रचे गए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आर्य थे कौन? सबसे ज्यादा माना जाने वाला सिद्धांत मैक्स म्यूलर का है, जिसके मुताबिक ये लोग मध्य एशिया से आए थे और उन्होंने यहाँ जो सभ्यता बसाई ना, वो सिंधु घाटी की शहरी चकाचौंध से बिल्कुल अलग थी। ये पूरी तरह से एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसकी पूरी की पूरी धुरी कृषि और पशुपालन पर टिकी थी। और जानते हैं उन्होंने इस विशाल भूभाग को क्या नाम दिया? आर्यावर्त। ये भारत के सबसे पुराने नामों में से एक है। ये नाम उस पूरे इलाके के लिए था जहां इस नई वैदिक संस्कृति ने अपनी जड़ें जमाईं। अब इस पूरे काल को वैदिक ही क्यों कहते हैं? इसकी सीधी सी वजह है वेद। इस दौर के बारे में हमारी सारी की सारी जानकारी का जो सोर्स है वो वेद ही है। वैदिक शब्द वेद से ही तो निकला है और वेद ही इस युग के ज्ञान और दर्शन का केंद्र थे। और एक दिलचस्प बात यह है कि वेद शब्द का मतलब ही ज्ञान होता है और आर्य शब्द का मतलब भी श्रेष्ठ या ज्ञानी माना जाता है। तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसा युग था जहां ज्ञान को ही सबसे बड़ी शक्ति माना गया और उसे ग्रंथों में सहेज कर रखा गया। इसी ज्ञान को 4 मुख्य वेदों में बांटा गया। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, जो सबसे पुराना है। इसमें देवताओं की स्तुतियां हैं। फिर है सामवेद, जो पूरा का पूरा धुनों पर आधारित है। इसे भारतीय संगीत की जड़ भी कहते हैं। तीसरा है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ के सारे नियम कानून हैं। और आखिर में है अथर्ववेद, जिसमें जादू टोना, टोटके और दवाइयों का ज्ञान मिलता है। और हाँ, हर वेद को पढ़ने वाले पुरोहित का एक खास नाम भी होता था। अच्छा, तो ज्ञान और ग्रंथों की बात हो गई। अब जरा समाज पर नजर डालते हैं। शुरुआती ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, मतलब परिवार का मुखिया पिता होता था। और इसी दौर में हमें समाज को बांटने का पहला आइडिया मिलता है, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। तो ये वर्ण व्यवस्था ये आई कहां से? इसका पहला जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। यानी इस सामाजिक संरचना को एक बहुत ही ठोस और प्राचीन आधार दिया गया। इस सूक्त के मुताबिक समाज के ये 4 वर्ण एक विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से पैदा हुए। ब्राह्मण उनके मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, शुरुआत में ये व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित थी। मतलब ये बिल्कुल भी कठोर नहीं थी। सोचिए, ऋग्वैदिक काल में आपका काम ही आपका वर्ण था। जो काम आप करते थे वही आपकी पहचान थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते सब कुछ बदल गया। अब ये व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई। और यकीन मानिए, ये भारतीय इतिहास का वो मोड़ था जिसने समाज की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए अब उत्तर वैदिक काल की तरफ चलते हैं। इस दौर में ना लोग वेदों की सीधी सादी व्याख्या से आगे बढ़ गए। अब उपनिषदों जैसे नए ग्रंथ लिखे जाने लगे, जिन्होंने भारतीय दर्शन को एक नई गहराई दी। अब सवाल सिर्फ क्या है नहीं रह गया था। अब सवाल थे क्यों है और कैसे है। ये जो शब्द है उपनिषद, इसका मतलब ही है गुरु के पास बैठना। ये उस ज्ञान की तरफ इशारा करता है जो शिष्य अपने गुरु के पास बैठकर हासिल करते थे। कुल 108 उपनिषद हैं और इन्हें भारतीय दर्शन का पिता भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के सबसे गहरे सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की गई है। और इन उपनिषदों का असर आज भी कितना गहरा है, इसका सबसे बड़ा सबूत चाहिए? हमारा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से ही तो लिया गया है। सोचिए, ये उस हजारों साल पुरानी दार्शनिक विरासत का एक जीता जागता सबूत है।
इसी दौर में जिंदगी को जीने का एक और बड़ा आइडिया सामने आया, और वो था आश्रम व्यवस्था। जाबाल उपनिषद में इसका जिक्र मिलता है। इसमें इंसान की उम्र को 100 साल का मानकर उसे 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य यानी स्टूडेंट लाइफ, फिर गृहस्थ यानी फैमिली लाइफ, उसके बाद वानप्रस्थ मतलब रिटायरमेंट, और आखिर में सन्यास यानी सब कुछ त्याग देना। लेकिन जैसा हर युग के साथ होता है, वैदिक काल का भी अंत हुआ। और विडंबना देखिए, जो सामाजिक व्यवस्था इस दौर की पहचान थी, आखिर में वही इसके पतन का कारण भी बनी। खास तौर पर वर्ण व्यवस्था का जरूरत से ज्यादा कठोर हो जाना। वो निर्णायक मोड़ तब आया जब समाज को कर्म की जगह जन्म से पहचाना जाने लगा। इस एक बदलाव ने समाज में बहुत गहरी दरारें डाल दी, और यही कठोरता, यही बंटवारा वैदिक सभ्यता के अंत और एक नए दौर की शुरुआत की वजह बना। और इस सामाजिक बदलाव के जो नतीजे हुए वो बहुत दूर तक गए। समाज बट गया और छोटे छोटे कबीले अब बड़े बड़े राज्यों में बदलने लगे, जिन्हें हम 16 महाजनपदों यानी ग्रेट किंगडम्स के नाम से जानते हैं। और इसी सामाजिक जकड़न के रिएक्शन में बौद्ध और जैन धर्म जैसे क्रांतिकारी विचार भी पैदा हुए, जिन्होंने लोगों को एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। वैदिक काल में जो ये बदलाव शुरू हुआ था कर्म से जन्म की ओर, उसका असर आज भी हमारे समाज पर किसी न किसी रूप में दिखता है। तो सवाल ये बचता है कि उस एक बदलाव ने भारत के इतिहास की धारा को हमेशा के लिए कैसे मोड़ दिया।